स्टार्ट किया है बट वो रफ्तार अभी नहीं है, बाकी टाइम लगेगा। एक बार रीडिंग करना स्टार्ट कर दें, जैसे रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि याद करने का भी हम याद करेंगे भी तो इतना वो याद नहीं रहेगा, लेकिन और याद करने में भी सीन ये है, जब आपने छोटे से नोट्स हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, बहुत कंसाइज करके बनाए गए हैं, उनको आप 2-3 बार रीड कर लोगे तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो पहले आपने पढ़ी और बाद में पढ़ोगे तो वो कोरिलेट करेंगी। जब कोरिलेट करेंगी तो कॉन्सेप्ट बैठेगा, दिमाग में स्टे करेगा। लेकिन एग्जाम टाइम पे जब हम सिर्फ याद करने के पर्पज से पढ़ेंगे तो वो स्टे नहीं करेगा। याद तो हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो स्टे नहीं करेगा। लेकिन अगर आज आप पढ़ोगे उसको, रीडिंग करोगे, सिर्फ रीडिंग अंडरस्टैंडिंग के पर्पज, तो वो स्टे करेगा माइंड। और जब 1-2 बार पढ़ लेंगे और एग्जाम टाइम पे दोबारा पढ़ेंगे तो वो जल्दी से याद हो जाएगा, और फिर हम जल्दी से आराम से उसको रिट्रीव करने में हेल्प। तो स्टार्ट करते हैं, आज लैंड लॉ करेंगे। लैंड लॉ, जैसे कि इसका नेम सजेस्ट करता है, यूपी जमींदारी अबॉलिशन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। तो इस एक्ट के नाम से हमें दो चीजें समझ में आ रही हैं। पहला तो यूपी में जो जमींदारी अबॉलिशन, जमींदारी सिस्टम था उसको अबॉलिश किया गया है। दूसरा, लैंड को रिफॉर्म किया गया। वो कैसे रिफॉर्म किया गया है, क्या किया गया है, वो उसको एक बार देखिए। इसको आप इस तरीके से समझो कि इट्स नॉट ओनली इन यूपी सब्जेक्ट। आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यूपी में डीलिंग कर रहे हैं प्रॉपर्टी में, तो आपको एग्रीकल्चर लैंड जो फार्मर्स हैं वहां पे आपको ये हेल्प करेगा। दिल्ली में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये इन रियल सेंस हेल्प नहीं करेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो दिल्ली में विलेजेस हैं उनमें भी चीजें कुछ अप्लाई होती हैं, तो वो चीजें आपको समझ में आएंगी कि क्या है क्या नहीं। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिलीवेंस नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, इन कॉन्सेप्ट को समझना और पढ़ना जरूरी है। तो एक ओवरव्यू समझें आप इसको। यूपी जमींदारी का सिस्टम जो था, ये आप चार्ल्स जॉन कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय थे इंडिया के, जो इस सिस्टम को लेकर आए जमींदारी। पर्पस क्या था जमींदारी को लाने का? पर्पस ये था कि ब्रिटिशर्स को एक ग्राउंड रूट लेवल तक, रूरल इंडिया में बिल्कुल नीचे तक पहुंचना। और ब्रिटिशर्स के पास वो रिसोर्सेज नहीं थे कि वो एक छोटे से फार्मर से कनेक्ट कर पाए या उससे कलेक्शन कर पाए रेवेन्यू को। तो उसने क्या किया कि गांव में, विलेजेस में जो उस टाइम पे पावरफुल लोग थे, जिनका गांव में कमांड था, जिनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी अच्छी खासी थी और गांव में कमांड था, उनको जमींदार बना दिया। अब जमींदार का पर्पस ये था कि उनको राइट्स दे दिए और उनको सपोर्ट सिस्टम दे दिया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे रेवेन्यू कलेक्शन में। तो आपको गांव वालों से लैंड पे रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और रेवेन्यू कलेक्ट करके उसका कुछ हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना है। ये मेन जमींदार का काम। अब क्योंकि जमींदार के पास पावर आ गई और सपोर्ट सिस्टम आ गया, तो उन्होंने उस पावर्स को, ये अगर सिस्टम सिर्फ इतना होता कि भाई 10 गांवों के ऊपर 100 लोग, एक गांव के अंदर 100 फार्मर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, और एक बंदे को राइट दे दिए कि आप 100 फार्मर से जितना परसेंटेज उसका रेवेन्यू का बनता है उतना आप कलेक्ट करो, कलेक्ट करके अपना शेयर काट के गवर्नमेंट को दे दो। उस हद तक फिर भी ठीक था वो। लेकिन वो चीज वहां तक रही नहीं, वो चीज एक्सप्लॉयटेशन में बढ़ गई। एक्सप्लॉयटेशन ऐसा हुआ कि जमींदार ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उनके पास पावर्स थी और वो ऑलरेडी पावरफुल लोग थे गांव के, तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लैंड को एक्वायर्ड करना शुरू कर दिया। कोई रेवेन्यू नहीं दे रहा, उसकी जमीन अपने हाथ नाम करवा ली। तो उससे क्या हुआ, लैंड एक्यूमुलेशन हुआ। यानी कि कुछ लोगों के पास अधिकतर लैंड आ गई और बाकी लोग सिर्फ उस पर फार्मिंग कर रहे। यानी कि आप एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक जमींदार, उस जमींदार के पास उस एरिया का 20% लैंड था ब्रिटिशर्स का जमींदारी सिस्टम को आने से पहले। जमींदारी सिस्टम के आने के बाद उस जमींदार के पास जब पावर्स आई, तो जमींदारों ने क्या किया कि एक्सप्लॉइट करना कैसे शुरू किया। जैसे किसी से रेवेन्यू कलेक्ट करना है, मनमाने तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट किया। कोई रेवेन्यू दे ही नहीं पाया तो उसको बोला भाई तेरे को मैं लोन दे देता हूँ, लोन में तेरा रेवेन्यू भी कट जाएगा, तेरे को घर में भी हेल्प हो जाएगी, और ये पेपर मॉर्गेज कर दे अपनी जमीन के। तो इस तरीके से एक्सप्लॉइट करने वाला ज्यादा से ज्यादा जमीन को एक्वायर कर। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि बहुत बड़ा लैंड पार्सल जमींदार के पास था, और उसपे जो फार्मिंग करते थे उनको एक छोटा अमाउंट फार्मिंग से मिलता था,
अधिकतर रेवेन्यू में चला जाता था, जमींदार हड़प लेता था एक तरीके से, और उनका इंटरेस्ट नहीं रहा लैंड में। इस चीज को आप समझो, अगर आपकी अपनी लैंड है और आप वहां पे कल्टीवेशन कर रहे हो, तो आप कल्टीवेशन ऐसे करोगे जिससे प्रोडक्शन बढ़े। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ आपको ये भी होगा कि लैंड की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो, जिससे कि नेक्स्ट सेशन में जब आप प्रोडक्शन करोगे या कल्टीवेशन करोगे तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो। लेकिन अगर एक फार्मर को ये मालूम है कि इस बार तो फार्मिंग कर रहा है वहां पे, अगले साल का पता नहीं तू है वहां पे या नहीं है, हो सकता है जमींदार तुझे निकाल के किसी और को रख ले। जब इस तरह की सिनेरियो हुआ, इस तरह का सीन बना, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? फार्मर्स जो अल्टीमेटली कल्टीवेशन कर रहे थे, जो खेती कर रहे थे, उनका जमीन से इंटरेस्ट कम हो गया। इंटरेस्ट कम टेम्पररी रह गया कि अभी जो पैदावार करूंगा उसमें जितना मुझे मिल सकता है उतना मिलेगा, अगले साल की मेरी गारंटी है। अच्छा, जमींदारों ने भी क्या किया? जमींदारों ने रेवेन्यू कलेक्शन किया, लेकिन वो रेवेन्यू पूरा गवर्नमेंट के पास तक नहीं जाता। तो एक तरीके से एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हो गया कि ना तो स्टेट को उससे प्रॉफिट हो रहा था, ना ही उससे जो फार्मर्स हैं उसको प्रॉफिट हो रहा था, ना ही उससे लैंड को प्रॉफिट हो रहा था, लैंड इंप्रूव हो रही थी। तो इसमें लूज लूज सिचुएशन थी सबके लिए सिवाय जमींदार के। बट अभिषेक जी, सॉरी, इस केस में जो जमींदारों को, उनको फायदा जरूर होता, राइट? समीर जी, एक बार मैं कंप्लीट कर लूं, फिर एक बार जब डाउट्स होंगे, क्वेश्चन होंगे, फिर उस टाइम पे लेंगे, ठीक है? तो जमींदार को इस चीज में फायदा हो रहा था, और ऐसा नहीं कि हर जमींदार बेकार ही था, खराब ही था। एक बड़ी पिक्चर में चीजें आती हैं कि जमींदार खराब ही थे, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे जमींदार खराब ही थे, वो कुछ नहीं कर रहे। एक इसका सेकंड इम्पैक्ट ये पड़ा इस सिस्टम का, जमींदारी का, कि बहुत सारे इंटरमीडिएरीज आ गए। इंटरमीडिएरीज कौन होते हैं? इंटरमीडिएट्स को ये समझ लो, लैंड के और स्टेट के बीच में जितने लोग हैं वो इंटरमीडिएट बिचौलिए हैं। यानी कि लैंड पे जो पैदावार हो रही है, फार्मिंग हो रही है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और स्टेट को जो रेवेन्यू कलेक्ट करना है, स्टेट के पास तक जो रेवेन्यू जा रहा है, उसके बीच में कितने लोग? वो सारे लोग इंटरमीडिएट। अब इस एक्ट के आने से पहले जमींदार थे, जमींदारों ने अपने नीचे ठेकेदार रख दिए, ठेकेदारों के नीचे और चीजें आ गई, कुछ को मॉर्गेज कर दिया, कुछ को ठेके में जमीन दे दी। तो ऐसी बहुत सारी इंटरमीडिएरीज थे और क्लैरिटी नहीं थी किसके पास क्या राइट। तो जमींदारी अबॉलिशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम बन गया था कि अगर उसको हम नहीं करते, अब किसी को बहुत दबाया जाएगा तो वो भी फटेगा। तो जो फार्मर्स थे, जो कल्टीवेट कर रहे थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, वो भी एक रेवोल्यूशन और रिवोल्ट की सिचुएशन में आ रहे थे। तो इस तरीके से सबको लॉस हुआ, तो उसकी वजह से ये चीजें आई। जैसे सोशल जस्टिस की बात करते हैं, अब सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, अब आपको जब रेफर किया जाता है तो स्टूडेंट्स रेफर नहीं किया जाता है, स्कॉलर्स रेफर किया जाता है। क्योंकि अब आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, और जो बेसिक टर्म्स जो लॉ हमने पढ़ना था वो पढ़ लिए, अब हम प्रोसीजर और चीजें पढ़ रहे हैं। तो अब सोशल जस्टिस और ये वर्ड टर्मिनोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को होनी चाहिए। क्या आप में से कोई बता सकता है इसमें सोशल जस्टिस कैसे रिलेट करता है? एनीवन? जिम्मेदारी सिस्टम से सोशल जस्टिस कैसे इंपैक्ट हो रहा था? जिन किसी के पास लैंड जमींदारी का राइट था, या जो मीडिएटर्स थे, इन सब के पास एक्स्ट्रा राइट आ रहा था, इवन दो वो कल्टीवेट नहीं कर रहे थे, इवन दो जो रेवेन्यू जनरेशन का काम है वो नहीं कर रहे थे, फिर भी वो लेस लेबर पे या ऑलमोस्ट नो लेबर पे वो मॉनेटरी अर्न करते जा रहे थे। और कहने की बात है कि धनवान और धनी होता जा रहा था और गरीब जो है वो और गरीब होता जा रहा था। उसको इक्वल करने का एक प्रोसेस था सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस बिल्कुल सही कहा आपने, एक्यूमुलेशन हो रहा था, वेल्थ का एक्यूमुलेशन हो रहा था, कि जो गरीब है, फार्मर्स हैं, जो एक्चुअली इमीडिएट कल्टीवेटर्स हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनके साथ अनजस्टिस हो रहा है। और जो इंटरमीडिएरीज हैं, वो क्योंकि कल्टीवेशन तो नहीं कर रहे, लेकिन मेनली बेनिफिट उनको मिल रहा है। तो सोसाइटी में, समाज में एक जो डिफरेंसेस है नीचे का और ऊपर का, वो बढ़ रहा था। क्या सोशल जस्टिस जब होगा, जब से इक्वलाइज करेंगे कहीं ना कहीं, तो यही काम इस एक्ट ने करने की कोशिश करी, उसको आगे समझेंगे।
आपने देखा होगा, हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो एक फर्स्ट केस था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसी तरीके से यूपी जमींदारी में अबॉलिशन सिर्फ यूपी में नहीं हुआ, ये और भी स्टेट्स में, सब जगह जहां जमींदारी सिस्टम प्रेवलेंट था उसको अबॉलिश करने के लिए एक्ट पास हुए। अब जब एक्ट पास हुए और जमींदार की प्रॉपर्टी, इसमें एक चीज लगाई गई कि जितने इंटरमीडिएट्स थे, यानी कि जमींदार जो खुद अपनी लैंड पे कल्टीवेशन कर रहा था, उसकी जमीन वो तो उसकी है, और अगर उससे किसी और को दे रखा है या किसान कल्टीवेट कर रहा है, तो इसमें अगर सिंपल लैंग्वेज में एक सेंटेंस में, तो जमीन उसकी हो गई जो उस पर खेती कर रहा है। अगर एक किसान, छोटा किसान है, जमीन वो जमींदार की है और उस पर ठेके पे खेती कर रहा है, कि खेती करके उसे 10,000 20,000 रुपये कुछ पैसा जमींदार को देना है इस पर, तो वो ठेके पे कर रहा था, तो वो जमीन फिर उसकी हो गई, उसके राइट्स हो गए। तो अब जमींदारों से जब प्रॉपर्टी ली गई, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट कोर्ट में गए कि राइट टू प्रॉपर्टी हम पर हो, फंडामेंटल राइट्स था। उस पे पार्लियामेंट ने उसमें उसको शेड्यूल 9 में डाला। शेड्यूल 9 क्या है ये आप लोग बताएंगे, इसको आप होमवर्क नोट कर लें, नेक्स्ट डेट जब आप लेक्चर जब भी होगा आप उसको बताएंगे शेड्यूल 9 क्या है। आर्टिकल 31A में एक क्लोज उन्होंने डाला, सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट। ये लॉ क्या कहता है, स्टेट कोई एक्वायर करता है किसी भी लैंड को, तो उसको इसलिए चैलेंज नहीं किया जाएगा कि वो आर्टिकल 13 में लॉ डिफाइंड है, उसका वायलेशन कर रहा है फंडामेंटल राइट्स का। एक बार मैं आपको आर्टिकल 31 पढ़ के बताता हूँ। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है, देयर विल बी नो लॉ व्हिच वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। तो ये कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में कुछ भी कंटेन, जो कंटेन है उसके होते हुए भी, नो लॉ, कोई भी ऐसा लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन बाय द स्टेट ऑफ एनी स्टेट और ऑफ एनी राइट देयर ऑन, यानी कि कोई भी ऐसा लॉ जो प्रोवाइड कर रहा है एक्विजिशन बाय द स्टेट, स्टेट एक्वायर कर रहा है किसी स्टेट को, यानी कि लैंड को। अब उसको लास्ट में पढ़ रहा हूं मैं शॉर्ट में, shall be deemed to be void on the ground that is inconsistent with or takes away any rights conferred by Article 14 or Article 9। यानी कि कोई भी ऐसा लॉ जो स्टेट को एक्वायर करने के लिए बनाया गया है, वो वायलेशन नहीं होगा आर्टिकल 14 आर्टिकल 19 का। आर्टिकल 13 में कुछ भी लिखा है उसके बावजूद, तो ये आर्टिकल 31A को सेविंग क्लॉज उसमें वहां पे डाला गया, इसको भी चैलेंज किया गया। लेकिन अल्टीमेटली ये एक्ट पास हुआ, बाद में अमेंडमेंट हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाया गया, तो वो चीजें हुई। तो यूपी जमींदारी एबॉलिशन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया 1950। इसके बाद यूपी जमींदारी रेवेन्यू कोड आया 2006-2016। तो 1950 में जमींदारी अबॉलिशन तो हो गया, लेकिन अबॉलिशन के बाद वो सिर्फ खत्म हो गया, उसका एक प्रोसीजर था, राइट्स, वेस्टिंग राइट्स थे, यानी कि जमींदार जो भी जमीन थी वो सारी स्टेट के पास आ गई, वेस्टेड हो गई, स्टेट को सौंप दी गई। तो उसके बाद का जो पीरियड है, अब मेनली क्या चीजें हैं, रेवेन्यू को कैसे कलेक्शन किया जाए। तो विद द टाइम इसमें चेंजेस आए, तो यूपी रेवेन्यू कोड 2006 और करंटली 2016। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो कहीं कहीं हम चीजें देखेंगे कि कुछ चीजें जो यूपी जमींदारी 1950 में थी वो चेंज हो गई हैं 2006 और 2016 में, तो उसको कंफ्यूजन नहीं होना। हमारा सिलेबस में जो एक्ट है वो 1950 ही मेंशन है, कहीं पे भी सिलेबस में आप ये रेवेन्यू कोड 2006 से 2016 नहीं देखो, और बहुत सारी चीजों में वो अब है, आउटडेटेड ही चल रहा है। लेकिन इसमें कुछ चीजें जो प्रेजेंट प्रोविजंस हैं 2006 कोड के सेक्शन है वो भी मेंशन है, कहीं कहीं पे 1950 है मेंशन जहां पे जरूरी, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि 2016 क्यों लिखा है या 2006 क्यों लिखा है 1950 की जगह। अच्छा, इतने पे कोई डाउट है, फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन था, अगर जैसे कि नोट्स में या फिर बुक सिलेबस में 1950 लिखा हुआ है, आंसर देते समय हमें किस चीज को मेंशन करना चाहिए, 1950 या 2006 और 16? आपको सिलेबस में जो नोट्स दिए, जो वो अब जमींदारी अबॉलिशन है वो 1950 के एक्ट में मेंशन है, 2006-16 में नहीं मेंशन होगा। लेकिन रेवेन्यू बोर्ड है, अब रेवेन्यू बोर्ड 1950 के हिसाब से नहीं चल रहा, अब रेवेन्यू बोर्ड चल रहा है 2006 और 2016 के जो प्रोविजन है।
तो सिलेबस में आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें अपडेटेड वर्जन दे रखा है, आपको उसी के हिसाब से करना है। ओके। ठीक। हाँ समीर जी, आपको कोई क्वेश्चन था, कोई डाउट था इस टाइम पे? बस मेरा एक यही क्वेश्चन था कि बेसिकली जैसे ये जो इतने टाइम से चल रहा था जमींदारी प्रथा एंड ऑल राइट इन यूपी, इसमें ऑब्वियसली फार्मर्स का हार्म हो रहा था, राइट, प्लस स्टेट का भी और था, लेकिन जो जो जमींदार थे राइट उनको फायदा हो रहा था एक तरह से, करेक्ट? राइट। राइट। सो सो क्वेश्चन यही है, जैसे जस्ट ऑब्जर्वेशन एक्चुअली, सो व्हाट वाज द मेन रीजन कि हमको कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल जो था सिस्टम उससे इस न्यू सिस्टम पे आना पड़ा? दैट वाज द ओनली रीजन? मतलब आप ये कह रहे हैं जमींदारी का अबॉलिशन क्यों हुआ? यस एग्जैक्टली। हाँ वो भी आगे पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं जमींदारी का अबॉलिशन क्यों हुआ, जो भी इसके ड्रॉबैक्स थे कि फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, लैंड का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, स्टेट को रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो रहा था, थोड़ा डिटेल में उसको आगे पढ़ते हैं। सर माय डाउट है सर, हाँ, मेरा एक डाउट है हाँ जी बोलिए। सर, ये जो इट इज पर्टिकुलरली यूपी जिम्मेदारी एक्ट मींस, मैं समझा नहीं कि इट इज अ सेक्टर वाइज और बाकी देश में ठीक था क्या? यूपी ही क्यों लिखा हुआ है? हाँ ये स्टेट वाइज है, जमींदारी सिस्टम बिहार में भी था, आंध्र प्रदेश में भी था और जगहों पे भी था, और वहां पे वहां के अबॉलिशन एक्ट हुए हैं। हम पढ़ रहे हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में यूपी में, तो हमने जो पढ़ना है वो यूपी जमींदारी अबॉलिशन एक्ट। ओके ओके ओके। बिहार में जो होगा वो बिहार का जमींदारी अबॉलिशन एक्ट। लेकिन बाकी स्टेट में अलग अलग जो सिस्टम्स थे राइट, वो अलग, उसका अलग सिलेबस कह लीजिए या उसका अलग बैकग्राउंड हिस्ट्री है राइट। जैसे आई बिलोंग टू हिमाचल, हिमाचल में डिफरेंट है थोड़ा सा राइट, हिमाचल स्टेट एबोलिशन एक्ट या जो भी है वट एवर राइट। सो आर यू सेइंग कि यूपी का एबोलिशन जमींदारी एक्ट था, दैट इज डिफरेंट देन हिमाचल and other states? If act is different, so definitely some provision would be different, but there are certain basic things which would be common in everything. अब जमींदारी होती क्या है वो सब में कॉमन है, अबॉलिशन के रीजंस क्या होंगे वो भी ऑलमोस्ट कॉमन ही होंगे, पर बेसिक चीजें कि रेवेन्यू कलेक्शन बोर्ड कैसे होंगे, खसरा खतौनी जो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं वो कैसे मेंटेन करेंगे, उसमें रेवेन्यू बोर्ड में रेवेन्यू जो कोर्ट्स हैं उनमें कौन कौन ऑफिसर्स होंगे, तो ये जो माइन्यूट चीजें हैं ये हर एक्ट में स्टेट के हिसाब से अलग है। स्टेट के हिसाब से अलग, ठीक है, क्लियर, थैंक यू। सर जस्ट वन क्वेश्चन बिफोर वी बिगिन, ये लैंड लॉस जो है आर दे ओनली रिलेटेड टू जमींदारी सिस्टम, या जैसे रीडेवलपमेंट के लिए लेते हैं, न्यू एरिया इज बीइंग डेवलप्ड, रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जिसमें गवर्नमेंट एक्वायर करती है लैंड को, और ऑल दिस पार्ट ऑफ द लैंड लॉस सिलेबस, और मतलब वो अलग चीजें हैं? यहाँ पे बात है एक्विजिशन की, तो करंटली हम जो बात कर रहे हैं इनफैक्ट जो सिलेबस का कंटेंट है वो सिलेबस का कंटेंट थोड़ा कनेक्टेड है जमींदारी से, पॉलिशन से, और उसके बाद जो रिफॉर्म्स हुए उनसे। लेकिन बेसिकली जब हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो हमें एक चीज यहाँ पे एक समझ में आया कि जब जमींदारों से जमीन ली गई तो उनको कंपनसेशन दिया गया। जो छोटे जमींदार थे, जमींदार की भी बहुत सारी कैटेगरीज थी, बड़े जमींदार थे जिनके पास बड़े 10 गांव है, ज्यादा गांव में ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर, छोटे छोटे जमींदार थे उनको रिहेबिलिटेशन ग्रांट भी दिया गया क्योंकि जमींदारी एक मेन सोर्स ऑफ इनकम था उनका। तो ये कॉन्सेप्ट जब हमें समझ में आया कि अब एक चीज हमने यहाँ पे आर्टिकल 31 नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा कि एक्विजिशन के लिए उसको उन्होंने शेड्यूल 9 में डाल दिया, यानी कि ऐसे लॉ, अब वो चीज नहीं बताऊंगा, शेड्यूल 9 आपने पढ़ के बताना मुझे क्या है। तो 31A में एक्विजिशन का कोई भी ऐसा लॉ जो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट स्टेट एक्वायर कर रही है तो उसमें वो उसको वायलेशन नहीं माना जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पे आपका यमुना एक्सप्रेस वे बना था, तो वहां पे एग्रीकल्चर लैंड थी, उसको एक्वायर किया गया, उस पर कंपनसेशन दिया गया, तो वो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में हम वो चीज डायरेक्टली नहीं पढ़ रहे, इनडायरेक्टली हमें समझ में आएगा कि एग्रीकल्चर लैंड है उसको एक्वायर किया गया है तो क्या गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है। यहाँ पे फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो स्टूडेंट हमने पढ़ा था, एक कलेक्टिव इंटरेस्ट है, एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, कौन से इंटरेस्ट पे ज्यादा हमें वो देनी है, तो वो सब चीजें वहां पे कोरिलेट होंगी। ठीक है, तो जैसे हम समझे थे कि जमींदारी हो गया, अबॉलिशन के लिए एक्ट आया, पर रीजन क्या था मेनली अबॉलिशन का, एक बार देखते हैं यहाँ पे। टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जैसे हमने डिस्कस किया कि फार्मर्स कल्टीवेशन कर रहे हैं,
पैदावार कर रहे हैं। अब अगर आपका ये है कि ये जमीन मेरी है और इससे मुझे कोई नहीं लेगा, तो मैं उसमें उस तरह का खाद यूज करूंगा जिससे प्रोडक्शन भी बढ़े और जमीन के लिए भी अच्छा हो। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि आप ऊपर ऊपर से काट दो, वो नीचे से नेक्स्ट ईयर फिर वो उग जाते हैं। तो इस तरीके से फार्मर्स, क्योंकि डायरेक्ट उसका ऑनर नहीं था, उसमें थोड़ा सा अनसर्टेनिटी थी कि नेक्स्ट ईयर भी वो उसमें करेगा नहीं करेगा, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लैंड में इन्वेस्टमेंट नहीं था, सिर्फ ये था कि टेम्पररी प्रोडक्शन जितना उसे मिल सकता है वो ले ले, एक्वायर करे। तो प्रोडक्शन की क्वालिटी को, क्वांटिटी को इंप्रूव करने के लिए जरूरी था कि जो उस पर पैदावार कर रहा है उस पर उसका राइट, अगर वो जमीन पे जो पैदावार कर रहा है उसका जमीन पर राइट होगा तो वो बेटर तरीके से कल्टीवेट कर पाएगा, एक रीजन। दूसरा, एक आइडल क्लास। आइडल क्लास यानी कि जो कुछ नहीं कर रहे, यानी कि जमींदार जो इंटरमीडिएरीज, आप लोग म्यूट कर लें सब। इंटरमीडिएरीज जो थे, इंटरमीडिएरीज यानी कि जमींदार और ठेकेदार और बीच में जितने लोग थे जो एक्चुअल में कल्टीवेशन नहीं कर रहे थे, फार्मिंग नहीं कर रहे थे, उसको हटा के उस लोगों को लेकर आना जो कल्टीवेट, वो एक मेन रीजन था। सर ये इंटरमीडिएट एक बार कंप्लीट कर लो कमीशन एजेंट, समझिए, एक बार टॉपिक कंप्लीट कर लो, फिर जो भी डाउट्स होंगे ना इस पे फिर लेंगे। तो जमींदार एक तरीके से रूल कर रहे थे, क्योंकि जमींदार के पास पावर थी, और एक्सप्लॉइट करते 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 एक तबका ऐसा वो बन गया था पावरफुल कि डोमिनेटिंग हो गया था, कि जहां पे जो उसको पावर्स उसके पास लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के अलावा जो भी चीजें थी उस पर भी उसका कब्जा सा हो गया। तो उसका जो एक पैरेलल रूल चल रहा था स्टेट के साथ, उस रूल को एंड करना जरूरी था। स्टेट का रेवेन्यू इंक्रीज करना इंपॉर्टेंट बात है, कि फार्मर्स का तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनसे हम रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन स्टेट के पास तक उतना रेवेन्यू नहीं जाता, वो एक मेजर रीजन था। जमींदारी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पोवरिशमेंट ऑफ बोथ लैंड एंड कल्टीवेट। जैसे हमने समझा कि लैंड का भी इम्पोवरिशमेंट हो रहा था, यानी कि खराब हो रही थी, और कल्टीवेटर्स का भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। लैंड और कल्टीवेटर दोनों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था जमींदारी सिस्टम। ये कुछ रीजंस थे। इसमें कुछ रीजन अगर आप अपने नोट्स में देखेंगे, आई थिंक उसमें कुछ और एडिशनल होंगे। मेनली तो कॉमन ही है, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम वाज नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एवरीबॉडी मस्ट वर्क, हर किसी को काम करना जरूरी था। जमींदारी सिस्टम वाज अनइकोनॉमिकल टू द स्टेट, यानी कि स्टेट का जो रेवेन्यू था वो कम था, अनइकोनॉमिकल था। लैंडलॉर्डिज्म वाज ब्रिटिश रूल। एक दूसरी बात ये थी कि जब इंडिपेंडेंस हुआ तो उसके बाद लोगों के दिमाग में एक चीज ये थी कि ये जो सिस्टम है जमींदारी का, ये ब्रिटिशर्स का दिया, और उसको सिस्टम को देने का एक पर्पस था कि फार्मर्स पे और लैंड पे रूल करने का। क्योंकि ब्रिटिशर्स अगर डायरेक्ट जमींदारों को अगर हम अवॉइड करते, जमींदार पावरफुल लोग थे गाँव में, अगर ब्रिटिशर जमींदारों को छोड़ के, जमींदार उस टाइम पे जो पावरफुल लोग थे उन्हें छोड़कर डायरेक्ट कब्जा करने की कोशिश करते, तो ये पूरी क्लास जो जमींदार पावरफुल लोग थे गांव के, वो ब्रिटिशर्स को अपोज करते। अब उन्होंने क्या किया, अपोज करने की जगह उनको अपने साथ मिला लिया, तो वो एक उसका वो इविल था, तो उसको दूर करना जरूरी था। जमींदार have betrayed the trust reposed in them। अच्छा, ये भी एक रीजन क्या गया कि जो ट्रस्ट स्टेट, ब्रिटिशर्स टाइम पे ब्रिटिशर स्टेट थी, ब्रिटिशर ने जो जमींदार को इस ट्रस्ट दिया कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करके जमा कराएंगे, वो चीज नहीं हो रही। जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट तो कर रहे थे, और जितना वो दे रहे थे स्टेट को वो बहुत कम दे रहे थे, कलेक्ट ज्यादा कर रहे थे, स्टेट के पास तक कम जा रहा था, तो वो एक ड्रॉबैक था। फर्दर कंटिन्यूस जमींदारी may have led to a bloody revolution, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन भी वो कहते हैं कि जब खींच भी एक तरीके तक खींचा जा सकता है और ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा। तो यहाँ भी वही सिस्टम आना कि जो एक लोअर क्लास था जो एक मरने वाली सिचुएशन में आ गया था और एक्सप्लॉयटेशन बहुत हाई लेवल पे था, तो वहां पे रिवोल्ट की सिचुएशन आ गई। उन सब चीजों को देखते हुए, इन सब रीजन की वजह से जमींदारी को अबॉलिश करना जरूरी है। अब लोग आप कुछ क्वेश्चन से आप पूछिए। ये इंटरमीडिएटरीज जो है ये बेसिकली यू मीन टू से कमीशन एजेंट्स एंड ऑल? They were not commission agent. Commission agent would be a wrong word. They are जमींदार्स। ओके, कमीशन एजेंट में कमीशन दिया जाता, यहाँ पे इन्होंने कलेक्शन करना था, कलेक्ट करके और उनका राइट्स हो गया था। और सिर्फ लैंड पे जो कल्टीवेशन है वही नहीं, एक्चुअल में जो कॉमन लैंड है उस पर भी जमींदार से रूल कर रहे थे।
जमींदार यूज कर रहे उनके हिसाब से सारी चीजें चल रही। एक पॉइंट मैं देख रहा हूँ, पॉइंट नंबर 4 से नोट्स में, आपके नोट्स में दिया हुआ है, लैंडलॉर्डिज्म वाज ब्रिटिश इविल। थोड़ा सा इसको सर बताएंगे क्या एग्जैक्टली? अभी यही तो हमने डिस्कस किया कि ब्रिटिश इविल था। जस्ट बिकॉज कि ब्रिटिशर्स का एक प्रोसेस था, राइट? बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी वांटेड टू अबॉलिश दिस, राइट? ब्रिटिश का प्रोसेस नहीं था, ब्रिटिशर्स का एजुकेशन सिस्टम आज तक चल रहा है, ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ आईपीसी आज तक चल रहा है। इविल था, बुराई थी, कमी थी, और वो कमी डैमेज कर रही थी स्टेट को, रेवेन्यू को, कल्टीवेटर्स को, इसलिए इसको हटाया। थैंक यू। अच्छा, अब इसके फीचर्स, जमींदारी अबॉलिशन लैंड रिफॉर्म्स जब आया तो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या इसमें चीजें लेकर आए गए जिससे कि ये जो सिस्टम है लैंड रिफॉर्म्स हो सके, लैंड्स का जो एक प्रोडक्शन कम है उस प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, स्टेट का रेवेन्यू बढ़ाया जा सके, जो फार्मर्स हैं, कल्टीवेटर्स, एक एंड यूजर जो है लैंड का, उसकी सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सके। तो उसके लिए इस अबॉलिशन एक्ट में क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए, क्या क्या मेन फीचर्स थे, वो चीजें हम समझते हैं। कि सबसे पहली बात तो जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया। 1 जुलाई 1952 को एक डेट डिसाइड की गई कि इस डेट के बाद जो लोग अपनी जमीन पे खेती कर रहे हैं वो जमीन पे तो खेती करते रहेंगे, उसके अलावा जितनी भी जमीन है, जितना भी लैंड है और वहां का स्ट्रक्चर है, वो सारा स्टेट में वेस्ट हो जाएगा, समाहित हो जाएगा। अब तक क्या था, जमींदार के पास मान लो 1 हेक्टेयर लैंड है, उस पर वो खुद अपने नौकरों से खेती करवा रहा है। 4 हेक्टेयर लैंड है, उसको उसने ठेके में दे रखी, किसी किसान को ठेके में दे रखी है, किसी और को ठेके में दे रखी है, ऐसे छोड़ रखा है। अब जो 1 हेक्टेयर पे वो खुद का लैंड थी, जो खुद खेती करा रहा था, वो तो उसके पास रहेगी, लेकिन बाकी जो लैंड है वो चली जाएगी, स्टेट में वेस्टेड हो जाएगी, और स्टेट राइट देगा किसको खेती करनी है वहां से। तो 1 जुलाई 1952 ये डेट डिक्लेयर हुई कि इस डेट से वेस्टिंग ऑर्डर जो हुआ, ये यानी कि वेस्ट हो गई, समाहित हो गई सारी गांव की जमीनें स्टेट में। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर। अच्छा, दूसरा, अब वो एक जमींदार का इतनी इनकम आ रही थी, एक उसका सोर्स ऑफ इनकम था, तो उसके लिए जितनी इनकम उसको वो होती थी, उसका 10 टाइम्स उसका कंपनसेशन उसको जमींदारों को मिलेगा। एक चीज हुआ। अच्छा, अब दूसरा था, जमींदारों की बहुत कैटेगरी हमने बताया, बहुत बड़े जमींदार थे, कुछ छोटे जमींदार थे। कुछ का कलेक्शन था 10,000 तक, यानी कि उनको रेवेन्यू कलेक्ट करके जो स्टेट को जमा करना था, मान लो वो 1 हेक्टेयर जमीन पे था, उसका 10 हेक्टेयर जमीन पे था, किसी का 50 हेक्टेयर जमीन पे था, किसी का 100 हेक्टेयर जमीन पे था। तो जो 10,000 तक का रेवेन्यू का जिसका राइट था जमींदार का, जो छोटे थे 1 से लेके 10,000 तक, तो जितना छोटा था उसको रिहेबिलिटेशन ग्रांट दिया था। रिहेबिलिटेशन ग्रांट यानी कि उसको दोबारा से रिहेबिट करनी, क्योंकि जमींदारी एक मेन सोर्स ऑफ इनकम था, और किसी आदमी से आप उसका सोर्स ऑफ इनकम एकदम से छीन लोगे तो बगावत कर देंगे सारे, और गलत भी है। तो जिसका सोर्स ऑफ इनकम छीन रहे हो उसको एक बार रिहेबिलिटेट करके कि वो कोई और काम करे। आज एक जमींदार एक छोटी सी जमींदारी करता है, उसको एक राइट दिया गया था, सरकार ने दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे राइट दिया कि आप इन 10 फार्मर्स का जो खेती का है, इतने एरिया का रेवेन्यू कलेक्ट करोगे और आप मुझे दोगे। तो उसमें कुछ गलत तो उसने किया नहीं, वो काम करता था, काम करके वो देता था उनको। अब उसने पिछले 10 साल, 15 साल, 50 साल से ये काम कर रहा है उसके खानदान, उसने अपना टाइम यहाँ पे दिया, कुछ और काम नहीं किया। तो अब एक टाइम पे उससे आप उसका वो ले जाते, आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो आपने छीन लिया, तो उसको कुछ दोगे तो उसके लिए रिहेबिलिटेशन ग्रांट है। और रिहेबिलिटेशन ग्रांट सेम नहीं है सबके लिए। जिनका रेवेन्यू कलेक्शन, यानी कि जिनके पास ज्यादा जमीनें थी, जिनका रेवेन्यू कलेक्शन 10,000 से ज्यादा का था, उनको ये ग्रांट नहीं मिलेगा जमींदार से। 10,000 से नीचे का जो कलेक्शन का जमींदारों का था, जमींदार से छोटे जमींदार थे, जितना छोटा था उसको उतना ज्यादा ग्रांट मिलेगा, जो जितना बड़ा था उसको उतना कम ग्रांट मिलेगा। हाँ आशीष बोलो। मैं पूछ रहा था, जैसे आप कह रहे हो कि 1 से 10,000 का, या छोटे जमींदार, बड़े जमींदार, तो हर किसी का क्या गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया था कि छोटा जमींदार है तो इसकी लिमिट्स रहेगी, इतने हेक्टेयर उसकी जमीन है, उस हिसाब से कुछ डिवाइड किया था कि उनको इस हिसाब से जमीन रखी जाएगी? हाँ, अब मान लो एक गांव है,
और एक जमींदार के पास मान लो 10 गांव, उसे 10 गांव का कलेक्शन करके स्टेट को रेवेन्यू जमा करना, और किसी एक जमींदार के पास सिर्फ एक गांव है, ये इस गांव का जमींदार, तो छोटे बड़े जमींदार हो गए ना, उसी के हिसाब से उनका कलेक्शन होगा रेवेन्यू का। नहीं नहीं सर, आई मीन टू से कि जैसे जैसे आप कह रहे हो छोटा जमींदार या बड़ा जमींदार, दैट्स व्हाई। तो जब अगर कोई फॉर एग्जांपल जो छोटा जमींदार है उसके पास 100 हेक्टेयर है और जो बड़ा जमींदार है फॉर एग्जांपल उसके पास 10,000 हेक्टेयर है फॉर जस्ट, तो अगर क्या कहते हैं जब स्टेट ने सारी जमीन छीनी थी तो क्या कहते हैं वो इक्वली डिवाइडेबल थी, या फिर क्या कहते हैं सबको क्या कहते हैं उनकी जितनी उनके पास है उस हेक्टेयर के हिसाब से कुछ परसेंटेज के हिसाब से मिली थी? परसेंटेज के हिसाब से नहीं मिली थी, जो जितनी जमीन पे खुद खेती कर रहा था, मान लो एक जमींदार, हाँ जी, उसकी अपनी जमीन 1 हेक्टेयर है और उससे वो खुद खेती कर रहे हैं, ओके। बाकी 4 हेक्टेयर पे से और लोगों से जमीन और खेती कर रहे हैं, उनसे कलेक्शन कर रहे हैं वो। और सर अगर कोई नहीं कर रहा है खुद अपने जमीन पे, सो वो क्या कहते हैं बिल्कुल ही कोई जमीन नहीं है फिर कोई जमीन नहीं है, नहीं। तो सर ये एक तरीके से रॉन्ग नहीं था? नहीं, रॉन्ग नहीं था। रॉन्ग क्यों नहीं था? क्योंकि मान लो एक जमींदार है, उसकी अपनी कोई जमीन नहीं, राइट, वो औरों की जमीन से कलेक्शन करता है, मान लो उसके अंडर में 10 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है, और 10 हेक्टेयर जमीन से वो कलेक्शन करके अपना कमीशन, अपना जो चीजें होती है रखता है, बाकी स्टेट को देता है रेवेन्यू जनरेट करके। अब जब ये सारी जमीनें स्टेट के पास वेस्ट हुई, ये पेमेंट ऑफ कंपनसेशन रिहेबिलिटेशन ग्रांट का पर्पस ही ये था कि जिसके पास कुछ भी जमीन नहीं है, जिसने अपना टाइम कंट्रीब्यूट किया स्टेट के काम के लिए जो स्टेट ने सौंपा था, जमींदार भी तो स्टेट ने ही बनाया ना, तो यही पर्पस था कि इनजस्टिस जमींदारों के साथ ना हो, तो पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और पेमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन ग्रांट उनके लिए दिया गया। रिहेबिलिटेशन ग्रांट था 1 to 20 टाइम्स ऑफ द रेवेन्यू, जो उनकी नेट इनकम थी उसका 1 to 20 टाइम्स। छोटे हैं उनको ज्यादा मिलेगा, जो बड़े हैं उनको कम मिलेगा, 10,000 तक। 10,000 से ऊपर का जिनका कलेक्शन था उनको नहीं मिलेगा ग्रांट। कल्टिवेटिंग राइट्स मेंटेन, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एक इस अबॉलिशन एक्ट में जो था वो ये था कि जो पैदावार कर रहा है, जो फार्मर्स हैं, उनके राइट को प्रोटेक्ट किया गया। जो खेती कर रहा है, जिस जमीन पे जो खेती कर रहा है वो जमीन उसकी होगी, और वो किस हद तक हुई। अब इसमें जब वो जो टेन्योर थे होल्डर थे, यानी कि जमीन के धारक थे, उनके राइट्स डिफाइंड हुए। अब एक जमीन है, मेरी ही है, एक जमींदार की है, और जमींदार खुद खेती कर रहा है, तो उसके पास सारे राइट्स हैं जमीन पे। उसको वो बेच भी सकता है, उसको वो ट्रांस किसी को दे भी सकता है, उसके बाद उसकी जो फैमिली होगी, इनहेरिटेंस होगा, उनको वो जाएगा। लेकिन एक जमीन थी जो एक जमींदार ने किसी को खेती के लिए दे रखी थी, अब इस एक्ट करने के बाद वो जो आदमी खेती कर रहा था उस पर, वही उसका मालिक हो गया। अब वो उस पर कंटिन्यू खेती करता रहेगा, उससे जमीन नहीं ली जाएगी, लेकिन क्या वो उसे बेच सकता है? तो यहाँ राइट्स में डिफरेंस आ गया। कल्टीवेशन राइट्स तो मेंटेन हुए कि जिस जमीन पे खेती कर रहा है वो उसके पास रहेगी, लेकिन ये डिसाइड स्टेट करेगी कि ट्रांसफरेबल राइट्स हैं उसके पास नहीं, इनहेरिटेंस राइट्स हैं उसके पास नहीं, वो चीजें वहां पे डिसाइड करेगी। वो तो आगे जब टेन्योर होल्डर पढ़ेंगे जब समझेंगे। लैंड टेन्योर सिस्टम को सिंप्लीफाइड कर दिया। लैंड टेन्योर मतलब किसके पास कितनी जमीन कितने टाइम तक रहेगी। तो इस एक्ट के आने से पहले 14 और उससे भी ज्यादा तरह के टेन्योर सिस्टम थे। जैसे जमींदारों के पास ही जमीन है, उनके पास राइट है इसको कलेक्ट करने का, उसके नीचे उन्होंने ठेकेदार बना दिए 4 जमीन पे तो करेगा। या और तरह की टेन्योर से सिर लैंड हो गए, आदिवासी हो गए, उनकी जमीनें पे किसी पे वो खेती कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो कई तरह के टेन्योर थे और कॉन्फ्लिक्ट था और मिसअंडरस्टैंडिंग, काफी कंफ्यूजन था। इस एक्ट ने आके वो सारे टेन्योर होल्डर को खत्म कर दिया और उसको 4 टेन्योर्स में बना दिया। भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट, भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, असामी और सिर्फ, ये 4 तरह के हो गए। उसके बाद इसको लाइक सिंप्लीफाइड वे में कर दिया टेन्योर होल्डर की किसके पास जमीन होगी, उसके क्या क्या राइट्स होंगे। एक हो गया राइट जिसके पास ट्रांसफरेबल राइट्स भी हैं, इनहेरिटेंस के भी राइट्स हैं। एक हो गया होल्डर, जमीन का धारक हो गया जिसके पास रहने के राइट है, अपना कल्टीवेशन का राइट है, पर ट्रांसफरेबल राइट्स नहीं है, ट्रांसफर नहीं कर सकता, इनहेरिट कर सकता है। एक के बाद हो गया ना ट्रांसफरेबल राइट है ना इनहेरिट राइट है, जब तक स्टेट ने उसे अलाउ किया तो वो खेती कर सकता है वहां पर। इस तरीके से लैंड टेन्योर सिस्टम जो था उसको सिंप्लीफाइड कर। प्रोहिबिशन ऑफ लेटिंग, यानी कि ठेके पे देना, किराए पे देना जमीन को, उसको प्रोहिबिट कर दिया। तो जिसके पास जो जमीन थी उस पर खेती करे, लेकिन आप दोगे नहीं,
उसका एक्सेप्शन थी। उसका एक्सेप्शन कोई वुमन है और वो खुद खेती नहीं कर सकती तो वो दे सकती है दूसरे को बटाई पर। अगर कोई लुनेटिक है, पागल है, मेंटली साउंड नहीं है, तो उसकी जमीन पर दूसरा आदमी खेती कर सकता है, उसको पैसे दे सकता है। कोई एम्प्लॉयड है आर्मी में या नेवी में, तो कुछ एक्सेप्शन दिए गए थे कि इन लोगों को छोड़ के कोई भी जमीन आप बटाई पर नहीं दोगे दूसरे। प्रोहिबिशन फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ लैंड, लैंड का एक्यूमुलेशन को रोकने की बात की गई कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक्यूमुलेट नहीं करेंगे, इससे ज्यादा एक्यूमुलेशन नहीं होगा। जैसे 12.5 एकड़ का एक पीस हुआ कि इतना लैंड हुआ, उसके बाद नहीं होगा। ये बाद में एक सीलिंग एक्ट आया, इसको आप नोट कर लेना अपने नोट्स में। एक बार जब नोट्स में दिखाऊंगा उस टाइम पे बता दूंगा मैं आपको। एक सील कर दी, एक लिमिट कर दी, एक आदमी इससे ज्यादा लैंड एक्वायर नहीं कर सकता। उसकी फैमिली मेंबर अगर 5 हैं तो कोई 7.5 हेक्टेयर का सीलिंग थी कि 7.5 हेक्टेयर से ज्यादा वो एक्यूमुलेट नहीं कर सकता। लेकिन उसमें इफ एंड बट्स हैं, एक्सेप्शंस हैं कि ये होगा तो ये होगा, लेकिन इतने डीप में नहीं जाना, लेकिन समझना है कि सीलिंग का एक प्रोविजन है, बाद में 1960 में एक्ट है वो। प्रोहिबिशन फॉर द क्रिएशन ऑफ अनइकोनॉमिक होल्डिंग। अनइकोनॉमिक होल्डिंग का क्या मतलब? आपके पास मान लीजिए 1 हेक्टेयर लैंड, उस 1 हेक्टेयर में मान लो 4 भाइयों ने उसने पार्टीशन करा, तो कोर्ट ने डिवाइड कर दिया से 1 हेक्टेयर का 1/4 1/4। अब जब 1/4 1/4 1/4 होगा तो उस पर बाउंड्री होगी। बाउंड्री होने के बाद उसका एरिया बाउंड्री में जाएगा, बाउंड्री के बराबर जाएगा। तो इतना लंबा एरिया जो बाउंड्री में जा रहा है वो अनइकोनॉमिकल हो गया। अगर पहले उससे प्रोडक्शन मान लो 100 क्विंटल होता था, आज के टाइम में उसका प्रोडक्शन कितना होगा? 80 क्विंटल, क्योंकि 20% लैंड तो बाउंड्री में चली गई, डिवाइडेड में। तो उससे क्या हुआ? अनइकोनॉमिक होल्डिंग होगी। तो इस चीज को रोका गया, एक लिमिट तय की गई कि आप लैंड को इससे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये भी से 3.5 हेक्टेयर के आसपास का लैंड था कि अगर लैंड 3.5 हेक्टेयर से छोटी है तो उसको आप डिवाइड नहीं करोगे, पार्टीशन नहीं करोगे, उसको आप सेल आउट कर दो, जो अमाउंट मिलेगा उसको भाइयों में जिसको डिवाइड करना डिवाइड। तो अनइकोनॉमिक होल्डिंग को प्रोहिबिट किया गया। यूनिफॉर्म रूल ऑफ सक्सेशन। यूनिफॉर्म रूल ऑफ सक्सेशन में किसी की डेथ होती है तो चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे जीव है, कुछ भी है, फार्मिंग जो लैंड है, लैंड की, गांव की, वो जमीन का सक्सेशन रूल जो होगा वो सेम होगा, जो प्रोविजन दिए गए हैं। विलेज रिपब्लिक एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ। अब से पहले क्या था? गांव का जो काम था वो जमींदार करते थे और स्टेट इन्वॉल्व थी उनके बीच में। उससे क्या होता है? गांव का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता था। गांव में सिर्फ रोड भी बननी है, गांव में कुएं भी हैं, कुछ ऐसी कॉमन चौपाले हैं, कॉमन जगह होती थी जो सबके बेनिफिट्स के लिए होते थे। कुछ तालाब वगैरह ऐसे मेंटेन होने चाहिए थे जिसमें गांव के जो एनिमल्स होते हैं उनको आके वो पानी पीते थे, जोड़ वगैरह। तो गांव का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था क्योंकि जो गांव का रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो या तो जमींदार के पास जा रहा था या स्टेट के पास जा रहा था। लेकिन गांव के अंदर कोई इंटरनल बॉडी ऐसी स्ट्रांग नहीं थी जो गांव का मैनेज कर सके और गांव के फंड को गांव के इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट में लगा सके। तो इसके बाद, इस एक्ट के आने के बाद, लैंड मैनेजमेंट कमेटी, ग्राम सभा, ये सब चीजें बनी और उसमें एक एक्टिव रोल हुआ कि गांव अपने आप में एक रिपब्लिक हो और गांव ही अब रिप्रेजेंट करे, गांव के लोग ही उसको रिप्रेजेंट करें और उसमें जो डेवलपमेंट करे। वेल ट्रीज बिल्डिंग सेटल विद द एग्जिस्टिंग ओनर देयरऑफ। जो पेड़ है, बिल्डिंग खड़ी है, उस पर स्ट्रक्चर बना हुआ, वेल है, तो जमीन जिसके पास है वो उसी का, वही उसका ओनर। जैसे कुआं मान लो वो है, जमींदार ने एक जमीन दे रखी है बटाई पे, उसपे वो खेती कर रहा है, पर उसपे कुआं है या उसपे कोई कमरा बना हुआ है, वो जमींदार यूज कर रहा है। तो यहाँ पे ये कि जिस जमीन पे जो चीज बनेगी वो उसी की है। तो मेजरली ये है एसेंशियल फीचर जमींदारी एबॉलिशन एक्ट के। इस पे कोई क्वेश्चन है आप लोगों को, किसी को कोई डाउट? एक क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा सा वेस्टिंग ऑर्डर का थोड़ा सा क्लियर कर देंगे इसका। वेस्टिंग ऑर्डर तो वैसे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वैसे बता आपने वेस्टिंग ऑर्डर एक यूज किया आपने, एक टर्म, राइट? वेस्टिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि जो एक डेट डिसाइड हुई थी कि लैंड, जो पूरा गांव की जो लैंड है, कॉमन एरिया और एग्रीकल्चर लैंड, वो सारा स्टेट में समाहित हो जाए। स्टेट की तरफ से मान लीजिए एक बात, आप 10 हेक्टेयर लैंड है और एक जमींदार है वो 2 हेक्टेयर पे खुद खेती कर रहा है और बाकी 8 हेक्टेयर उन्हें औरों को दे रखे अलग अलग लोगों को। और ये जमीन अभी किसके पास है? जमींदार के पास। जमींदार के पास।
जिस दिन ये वेस्टिंग ऑर्डर पारित हुआ उसके बाद जिस पे वो खुद काम कर रहा है वो तो उसकी है, लेकिन बाकी जितनी जमीन है वो चली गई स्टेट के पास, फार्मर्स के पास, स्टेट के पास। स्टेट के पास। अब स्टेट ने ये पावर दी है कि जो उस पे खेती कर रहा है वो उस पे खेती करता है, खेती कर सकता है। तो अल्टीमेटली ये फार्मर जो भी खेती कर रहा हो वो भी कर रहा है, उसके वो पास उसका वो खेती करता रहे। ओके। और ये जो डेट बताई अपने फर्स्ट जुलाई 1952 ऑनवर्ड्स, राइट? 1 जुलाई 1952। ओके, थैंक यू। इसमें एक बार हम नोट्स को देखते हैं। एक तो उसमें कुछ करेक्शन है, एक तो ये लॉर्ड को आप हटा के यहाँ पे पेज नंबर 5 पे आपने नोट्स हैं आपके पास टाइम? यस सर। हाँ जी है। में सेकंड लाइन में लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड को हटा के इसका पूरा नाम लिखो चार्ल्स जॉन कैनिंग। Which page you are talking about? पेज नंबर 5 सेकंड लाइन। स्क्रीन पे शेयर किया मैंने, स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये सेकंड लाइन, ये लॉर्ड कैनिंग। हाँ जी, हाँ जी। नाम लिखो चार्ल्स जॉन कैनिंग। लॉर्ड का मतलब है भगवान, तो वो उन्होंने खुद ही अपनी टर्मिनोलॉजी दे रखी थी अपने लोगों को। इनफैक्ट आज कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन था कि जब हम आप माय लॉर्ड बोलते हैं, और आज भी बहुत सारे एडवोकेट माय लॉर्ड ही बोलते हैं, उनके जवान पे इतना चढ़ा हुआ माय लॉर्ड। तो उसने भी कहा कि माय लॉर्ड नहीं है, भगवान नहीं है। जजेस और एडवोकेट दोनों कोर्ट ऑफिशियल्स हैं, दोनों जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं। तो योर ऑनर बोल दे, माय लॉर्ड नाम। और आज भी बहुत सारे लोग माय लॉर्ड ही करते हैं। तो एक तो ये वर्ड आप हटा दो, लॉर्ड को चार्ल्स जॉन कैनिंग। दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट का हमने एक केस कर, चाहो तो यहाँ पे शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ब्रैकेट में लिख दो आप। इस तरह की बहुत सारे केसेस हुए थे अलग अलग स्टेट में, तो उसके बाद वो चीजें कलेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जजमेंट दिया था, अमेंडमेंट हुआ, ये सब चीजें ठीक है। एक आप अगर थोड़ा सा समझोगे तो यहाँ पे लास्ट की 3 लाइन्स हैं, इस पेज पे लास्ट पे 3 लाइन्स को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लिया। All the occupants of land, zamindars and secured, unsecured tenants were to continue in possession of the land they were cultivating at the time the reforms were enacted. मिल गया? Last 3 lines. क्योंकि आपने पूरा जमींदारी अबॉलिशन एक्ट पढ़ा, और अगर ये 3 लाइन आपको समझ में नहीं आई तो एक्ट का बेकार हो जाएगा। क्योंकि मेन पर्पज ही ये था कि जो खेती कर रहा है उसको ही उसको मालिक बना दें कि वो खेती करता रहे। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अबॉलिशन, साइलेंट फीचर्स, कंपनसेशन, रिहैबिलिटेशन ग्रांट, कल्टीवेटिंग राइट्स प्रोटेक्ट किया गया। एक आपने सुप्रीम कोर्ट से सेकंड पारा में कुछ बताया था, शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का केस है, वो नोट कर लेना। शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये तो हमारा पढ़ा हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, है ना? राइट। प्रोहिबिशन ऑफ क्रिएशन यहाँ पे 8 पॉइंट में नीचे दिया हुआ है, ये 3.18 एकर्स ऑफ लैंड अनअकाउंट को होल्डिंग को यहाँ पे एक लिमिट दी गई है। 12.5 एकड़ का एक्वायर मोर देन 12.5 लैंड। ठीक है, अब ये 7th पॉइंट में देखोगे, सेकंड लाइन है, a tenure holder cannot acquire more than 12.5 acres of land through purchase or gift even with his spouse और माइनर चिल्ड्रन। जो आपके पास है वो तो ठीक है, अगर 12.5 हेक्टेयर से भी ज्यादा आपकी लैंड है जिस पे आप खुद खेती करते हो तो वो आपसे नहीं ली जाएगी। लेकिन आपके पास 12.5 हेक्टेयर लैंड, मान लो 14 हेक्टेयर लैंड है, और आप और एक्वायर कर रहे हो 10 हेक्टेयर लैंड, चाहे खरीद के करो चाहे कोई गिफ्ट में दे, नहीं लोगे, वो आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं होगा। सर जो बिग फार्मर्स वगैरह हैं, मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने कुछ ना कुछ उसका टोट निकाला होगा ना, लाइक प्रोहिबिशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लैंड में बेनामी प्रॉपर्टीज वगैरह तभी शायद एनकरेज हुई हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं उस टाइम और इस टाइम में डिफरेंस। तो अभी बेसिक चीजें हमें जो अबॉलिशन एक्ट में आया था, उस टाइम जो अबॉलिशन हुआ है, उस टाइम पे क्या चीजें प्रोविजन थी, उस टाइम पे क्या फीचर्स थे 1950 एक्ट के, वो चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं।